गुड मॉर्निंग गाइस। क्लास 12 बायोलॉजी में प्रतिरक्षा तंत्र में आज हम बात करेंगे प्राकृतिक प्रतिरक्षा के बारे में। हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लास के अंदर कि प्रतिरक्षा जो है वो 3 प्रकार की थी, प्राकृतिक, उपार्जित, एक्टिव एंड पैसिव। पहले हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक प्रतिरक्षा के बारे में। प्राकृतिक जो प्रतिरक्षा है यह कौन सी वाली? प्राकृतिक प्रतिरक्षा। यह बच्चों में सीधे ही माता पिता से आती है। बच्चों में सीधे ही माता पिता से आती है, यानी कि प्राकृतिक जो प्रतिरक्षा है वो बच्चों में माता पिता के द्वारा दी जाती है। यानी कि जन्म के समय जो प्राकृतिक प्रतिरक्षा है वो बच्चों में सीधे ही पेरेंट्स के द्वारा एंटर होती है, तो उसे प्राकृतिक प्रतिरक्षा कहा जाता है। इसे जन्मजात यानी कि जन्म से प्राप्त होने वाली, गाइस ध्यान देना, प्राकृतिक का मतलब हम समझ गए कि बच्चों में सीधे ही माता पिता से जो इम्यूनिटी एंटर होती है वो प्राकृतिक प्रतिरक्षा कहलाती है। इसे जन्मजात और बकवास तथा अवशिष्ट प्रतिरक्षा भी कहते हैं। अवशिष्ट प्रतिरक्षा भी कहा जाता है। गाइस, प्राकृतिक प्रतिरक्षा हम पढ़ रहे हैं। प्राकृतिक प्रतिरक्षा जो है सीधे ही माता पिता से बच्चों में आती है। प्राकृतिक जो प्रतिरक्षा है उसे जन्मजात प्रतिरक्षा भी कहा जाता है या बकवास प्रतिरक्षा भी से कहा जाता है। साथ में इसे अवशिष्ट प्रतिरक्षा भी कहा गया है। इसमें होता क्या है कि जो शरीर के जो अंग हैं वो ही अवरोधक का कार्य करते हैं। तो गाइस इनको आप राइट कर लिया, बारी बारी से इनको राइट करते हुए चलेंगे। अब आगे बात कर रहे हैं प्राकृतिक प्रतिरक्षा के अंदर। इस प्रतिरक्षा के अंदर, इस प्रतिरक्षा में शरीर के अंग अवरोधक का कार्य करते हैं। शरीर के अंग अवरोधक का कार्य करते हैं, जिससे रोगकारक शरीर में प्रवेश नहीं कर पाते हैं, प्रवेश नहीं कर पाते हैं। तो गाइस कुछ समझ में आया आपको कि प्राकृतिक प्रतिरक्षा जो है उसमें जो हमारे शरीर के अंग हैं वही अवरोधक का कार्य करते हैं, अर्थात विभिन्न प्रकार के जो हानिकारक जीवाणु हैं उनको शरीर में प्रवेश करने नहीं देते तथा शरीर को प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करते हैं। तो गाइस प्राकृतिक प्रतिरक्षा में हमने क्या जाना है? इसमें यही जाना है कि ये जो प्रतिरक्षा है ये हमें माता पिता से प्राप्त होती है, इसलिए इसे जन्मजात भी कहा जाता है। तथा इस प्रतिरक्षा के अंतर्गत हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं वो ही अवरोधक का कार्य करते हैं। विभिन्न प्रकार के हानिकारक जो जीवाणु हैं उनको शरीर में प्रवेश करने नहीं देते हैं, जिससे ये हमारे शरीर में एक प्रतिरोधक का कार्य करते हैं, ये प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करते हैं। तो गाइस हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि हमारे शरीर में
प्रतिरोधक या अवरोध उत्पन्न करने वाले कारक कौन कौन से हैं? प्राकृतिक प्रतिरक्षा में हम आगे बात करेंगे कि हमारे शरीर में अवरोधक यानी कि वे अंग कौन से हैं जो अवरोधक का कार्य कर रहे हैं, अर्थात विभिन्न प्रकार के हानिकारक जीवाणुओं को शरीर में प्रवेश से रोकने का कार्य किन किन अवरोधक अंगों के द्वारा किया जा रहा है, उनको हम यहाँ पर डिटेल से पढ़ने वाले हैं। चलिए अवरोधक अंगों के बारे में बात करेंगे कि वे कौन कौन से अवरोधक हैं जो हानिकारक जो जीवाणु हैं या रोग कारक हैं जिनको हमारे शरीर में प्रवेश करने से रोकते हैं। तो गाइस प्राकृतिक अवरोधक के रूप में मुख्य रूप से पहला है आपका शारीरिक अवरोधक। शारीरिक अवरोधक, शारीरिक अवरोधक से आप समझ चुके होंगे कि हमारे शरीर में ऐसे विभिन्न अंग हैं जैसे त्वचा हुई, म्यूकस झिल्ली हुई, और हमारे शरीर से जो स्रावन होता है पसीने का, उसके द्वारा भी हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के जो हानिकारक जीवाणु हैं वो प्रवेश नहीं कर पाते हैं। तो पहला प्राकृतिक अवरोधक है शारीरिक अवरोधक। सेकंड है पूरक तंत्र। पूरक तंत्र, ओके गाइस। तीसरा है बक्षाण्विक अवरोधक। बक्षाण्विक अवरोधक, इसमें बक्षाणु करने वाली कोशिकाएं शामिल होती हैं। और लास्ट है प्रदाह अवरोधक। अवरोधक या प्रदाह अवरोध। तो पहले हम बात करेंगे शारीरिक अवरोध के बारे में। तो गाइस शारीरिक अवरोध में होता क्या है? गाइस सबसे पहले ध्यान देना, प्राकृतिक जो प्रतिरक्षा है उसमें प्राकृतिक अवरोधक के रूप में ये 4 पॉइंट हैं। पहला है शारीरिक अवरोधक, पूरक तंत्र, तीसरा है बक्षाण्विक अवरोधक और चौथा है प्रदाह अवरोधक। अब सबसे पहले हम बात करेंगे शारीरिक अवरोधक की। जो शारीरिक अवरोध है तो गाइस इसमें उन अंगों को शामिल किया गया है। किसमें? शारीरिक अवरोध के अंदर उन अंगों को शामिल किया गया है जो रोग कारकों को शरीर में प्रवेश करने से रोकते हैं। तो मैं यहां पर राइट कर रहा हूं कि इसमें उन अंगों को शामिल किया गया है, शामिल किया गया है जो रोग कारकों को शरीर में प्रवेश करने से रोकते हैं। शरीर में प्रवेश करने से रोकते हैं। ओके गाइस, और इनके एग्जाम्पल हम लिखेंगे। पहला है त्वचा, सेकंड है म्यूकस झिल्ली, और तीसरा है शारीरिक स्राव। शारीरिक स्राव। तो गाइस ध्यान दीजिए, पहले की हम बात करेंगे त्वचा की। तो गाइस त्वचा जो है हमारे शरीर में रोगाणुओं से लड़ने की पहली रक्षा पंक्ति होती है। हम पढ़ रहे हैं प्राकृतिक प्रतिरक्षा, जिसमें प्राकृतिक अवरोधकों के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें पहला है शारीरिक अवरोधक, मतलब ऐसे अवरोधक या ऐसे अंग जो शरीर में रोगाणुओं को प्रवेश करने से रोकते हैं। और वो अंग कौन कौन से हैं? त्वचा, म्यूकस झिल्ली और शारीरिक स्राव। ठीक है, अब इसमें पहले हम बात कर रहे हैं त्वचा की। तो त्वचा जो है हमारे शरीर की प्रथम रक्षा पंक्ति है। प्रथम रक्षा पंक्ति इसलिए कहा गया है क्योंकि जो भी जीव हमारे शरीर में प्रवेश करेंगे वो सबसे पहले त्वचा को पार करके उनको जाना होगा, इसलिए त्वचा को प्रथम रक्षा पंक्ति कहा जाता है। ओके गाइस, अब ये त्वचा जो है 2 स्तरों से बनी होती है। पहला है अधिचर्म,
ओके। दूसरा स्तर है चर्म। अधिचर्म जो है वो मृत कोशिकाओं से बना हुआ होता है और इसमें केराटिन उपस्थित होता है। ठीक है गाइस, ये केराटिन जो है विभिन्न प्रकार के हानिकारक जीवाणुओं को त्वचा के छिद्रों से होकर अंदर नहीं जाने देता। जबकि चर्म जो है इसमें रुधिर वाहिनियां उपस्थित होती हैं, इसकी कोशिकाएं जीवित होती हैं और इसकी कोशिकाओं में लगभग लैक्टिक अम्ल और वसीय अम्ल उपस्थित होते हैं। किसकी में? चर्म की कोशिकाओं में। क्या क्या? लैक्टिक अम्ल और वसीय अम्ल। वसीय अम्ल क्वेश्चन पूछा जाता है कि चर्म जो स्तर है जो जीवित कोशिकाओं से बना हुआ है, जिसमें रुधिर वाहिनियां विभिन्न प्रकार की बहती हैं, तो इनके अंदर लैक्टिक अम्ल और वसीय अम्ल उपस्थित होते हैं, जिनका पीएच मान 3 से 5 परास का होता है। जिनका पीएच मान 3 से 5 परास का होता है। तो गाइस ध्यान दीजिए, 3 से 5 मतलब एसिडिक है, अम्लीय है, इसलिए विभिन्न प्रकार के जो जीवाणु हैं इसकी अम्लता के कारण नष्ट हो जाते हैं। तो देखिए, त्वचा जो है प्रथम रक्षा पंक्ति है, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले अगर जीवाणु प्रवेश करेगा तो हमारी त्वचा को ही पार करके वो जाएगा। दूसरी बात, त्वचा जो है उसके 2 स्तर हैं, अधिचर्म और चर्म। अधिचर्म की कोशिकाएं मृत होती हैं, यानी कि अधिचर्म जो स्तर बनता है वो मृत कोशिकाओं का बना होता है। साथ में अधिचर्म जो है उसके स्तर में केराटिन नामक पदार्थ उपस्थित होता है और ये केराटिन नामक जो पदार्थ है जल रोधी होता है, इसलिए ये विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं को शरीर में प्रवेश नहीं करने देता। सेकंड स्तर है चर्म। चर्म जो है जीवित कोशिकाओं का बना होता है, साथ में इसमें विभिन्न प्रकार की रुधिर वाहिनियां होती है, साथ में इसके अंदर लैक्टिक अम्ल, वसीय अम्ल आदि 3 से 5 पीएच की परास में उपस्थित होते हैं। इसलिए जो भी बैक्टीरिया त्वचा से अंदर जाने की कोशिश करते हैं वो चर्म में फंस जाते हैं, उनके लैक्टिक अम्ल और वसीय अम्ल के अंदर वो नष्ट हो जाते हैं। तो मैंने कहा त्वचा जो है प्रथम पंक्ति है किसकी? अपने प्रतिरक्षा की। सेकंड बात करते हैं म्यूकस झिल्ली की। गाइस हमने सुना है जैसे हमारा श्वसन तंत्र हुआ, नाम सुना होगा श्वसन तंत्र का, आहार नाल का और मूत्रजन तंत्र जो है, उनकी जो कोशिकाएं हैं गाइस, मैंने नाम लिया है म्यूकस के अंदर, पहला श्वसन तंत्र का, ओके, दूसरा आहार नाल का, आहार नाल, तीसरी बात हम करते हैं मूत्र जनन तंत्र। अब इनको समझना है हमें कि ये किस प्रकार से अवरोधों का कार्य करेंगे। देखिए, श्वसन तंत्र और आहार नाल और मूत्र जनन तंत्र, इन सभी के अंदर विभिन्न कोशिकीय स्तर होते हैं और इनकी जो श्लेष्मा झिल्ली है इन तीनों की, उस श्लेष्मा झिल्ली में देखिए श्वसन मार्ग जो है उसके अंदर श्लेष्मिक या श्लेष्मा झिल्ली का आवरण होता है। तो इनकी श्लेष्मा झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। तो गाइस समझना है आपको यहाँ पर कि म्यूकस झिल्ली किस प्रकार से जीवाणुओं को या रोगाणुओं को रोकने का कार्य करेगी। म्यूकस झिल्ली जो है श्वसन तंत्र में, आहार नाल में और मूत्रजन तंत्र में उपस्थित होंगी। तो इन तीनों तंत्रों के अंदर जो श्लेष्मा झिल्ली होती है, उस श्लेष्मा झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं और जैसे ही उन छोटे छोटे छिद्रों से होकर रोगाणु या जीवाणु जाएंगे तो उन छिद्रों में वो फंस जाएंगे और फंस के वही मर जाएंगे। और साथ में इनके अंदर एक बक्साणु नामक जीवाणु पाया जाता है या एक पदार्थ पाया जाता है जिसे कहा जाता है लाइसोसोम। कौन सा पाया जाता है? लाइसोसोम या लाइसोजाइम नामक जीवाणु यहाँ पर पाया जाता है। किसमें? इस श्लेष्मा झिल्ली के अंदर। और म्यूकस झिल्ली जो है लाइसोजाइम के कारण और इन छोटे छोटे छिद्रों के कारण विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं को वहां फंसा के नष्ट कर देती है। अगली बात करते हैं शारीरिक स्राव की। तो शारीरिक स्राव से हम इतना समझ सकते हैं
कि हमारे शरीर से विभिन्न प्रकार के श्रावण होते हैं और वही श्रावण हमें रोगाणु को नष्ट करने का कार्य करते हैं। देखिए, शारीरिक श्राव मैंने कहा है कि शरीर से विभिन्न प्रकार के श्रावण होते हैं, जैसे पसीने की, और उस पसीने के द्वारा हम रोगाणुओं को अंदर प्रवेश करने से रोक सकते हैं, जैसे आंसू, लार, नाक से श्राव, क्योंकि इनके अंदर लाइसोजाइम नामक एंजाइम उपस्थित होते हैं और वो विभिन्न हानिकारक जो रोग कारक हैं या जीवाणु हैं उनको नष्ट कर देते हैं। उसी प्रकार हमारे जो आमाशय के अंदर जठर रस है, उस जठर रस के अंदर HCl उपस्थित होता है और HCl विभिन्न हानिकारक जो पदार्थ हैं जो भोजन के साथ चले जाते हैं उनको नष्ट करने का कार्य करता है। HCl का pH 1 से 2 होता है, यानी कि बहुत ज्यादा एसिडिक होता है ये, और विभिन्न प्रकार के हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का ये कार्य करता है। ओके गाइस, अब हम बात करने वाले हैं सेकंड तंत्र की। शारीरिक अवरोधक के बारे में हमने बात कर ली है। सेकंड अवरोधक है पूरक तंत्र, जिसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। प्राकृतिक प्रतिरक्षा में हमने शारीरिक अवरोध के रूप में त्वचा को देखा, साथ में म्यूकस झिल्ली को देखा। अब हम बात करेंगे सेकंड पूरक तंत्र की। पूरक तंत्र किस प्रकार से अवरोधक का कार्य करता है हमारे शरीर में, यानी कि रोगाणुओं को शरीर में प्रवेश से रोकता है। देखिए गाइस, जब हमारे शरीर में कोई रोग कारक प्रवेश करता है, रिपीट कर रहा हूं पूरक तंत्र के बारे में, कि जब कोई जीवाणु या रोग कारक शरीर में प्रवेश करता है तो शरीर की दो प्रतिरक्षा कार्य करना शुरू कर देती हैं, जिसमें पहली है पूरक तंत्र और दूसरी है भक्षाणु कोशिकाएं। भक्षाणु कोशिका, इन दोनों को हमें समझना है कि जैसे ही कोई जीवाणु हमारे शरीर में प्रवेश करेगा तो हमारे शरीर में उपस्थित पूरक तंत्र जो है, दो प्रकार की प्रणालियां होंगी, पहली पूरक तंत्र, दूसरा भक्षाणु कोशिकाएं। अब इनमें होगा क्या, जैसे ही पहले हम बात कर लेते हैं इस पूरक तंत्र के बारे में। ये पूरक तंत्र जो है 30 प्रकार के, गाइस ध्यान देना, पूरक तंत्र जो है 30 प्रकार के प्रोटीनों का एक समूह होता है। प्रोटीनों का समूह होता है जो पूरक तंत्र है, 30 प्रकार के प्रोटीनों का ये एक समूह होता है। ओके, और ये जो प्रोटीन हैं, ये प्लाज्मा झिल्ली जो है, प्लाज्मा या कोशिका झिल्ली के सतह पर पाए जाते हैं या कोशिका झिल्ली पर पाए जाते हैं। पहले आप इतना समझेंगे कि पूरक तंत्र जो है दो प्रतिरक्षा पर निर्भर रहेगा, पहली पूरक तंत्र, दूसरी भक्षाणु कोशिका। अब पूरक तंत्र की हम बात कर रहे हैं, ये 30 प्रकार के प्रोटीनों का एक समूह होता है और ये प्रोटीन जो है कोशिका झिल्ली पर पाए जाते हैं। ओके गाइस, और ये करते क्या है, ये प्रोटीन पूरक तंत्र वाले, जितने भी सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करेंगे, जीव कैसे, सूक्ष्म जीव, या तो उनको भेद कर नष्ट कर देंगे, भेद कर नष्ट कर देंगे, या फिर उस जीव के चारों ओर प्रोटीन का आवरण बना के नष्ट कर देंगे, या प्रोटीन का आवरण बनाकर, प्रोटीन का आवरण बनाकर उन्हें नष्ट कर देंगे। अब हम इसको थोड़ा एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं। पूरक तंत्र जो है 30 प्रकार के प्रोटीनों का एक समूह होता है, ठीक है, और ये प्रोटीन जो है कोशिका झिल्ली पर पाए जाते हैं। जैसे ही कोई सूक्ष्म जीव कोशिका झिल्ली के पास जाता है तो ये पूरक तंत्र में उपस्थित प्रोटीन उसमें छेद करना शुरू कर देते हैं, या यूं कहें उन सूक्ष्म जीवों के चारों ओर ये प्रोटीन एक आवरण बना लेता है और उस आवरण के बीच में सूक्ष्म जीव को फंसा लेता है। अगली बात यहां पर हम करने वाले हैं कि शरीर में उपस्थित भक्षाणु कोशिकाएं, अब देखिए हमने पूरक तंत्र में क्या देखा है,
पहला देखा है पूरक तंत्र, और उस पूरक तंत्र के बारे में हम जान लेते हैं। ये जो पूरक तंत्र है, ये 30 प्रकार के प्रोटीनों का एक समूह होता है, ठीक है। और ये जो प्रोटीन उपस्थित कहां होंगे, कोशिका झिल्ली पर पाए जाएंगे। अब देखिए, जैसे ही कोई सूक्ष्मजीव उस कोशिका झिल्ली से आके टकराएगा या उसके पास जाएगा या उससे प्रवेश होने की कोशिश करेगा, तो ये जो प्रोटीन है पूरक तंत्र के अंदर, ये प्रोटीन उस सूक्ष्मजीव में छेद करना शुरू कर देंगे, ठीक है, या उस जीव के चारों ओर एक आवरण बना लेंगे। आवरण बनते ही, यानी कि सूक्ष्म जीव के चारों ओर प्रोटीनों का आवरण बन गया। अब भक्षाणु कोशिकाएं क्या करती हैं, जो प्रोटीन का आवरण बना है उस आवरण की ओर आकर्षित होती हैं और उस प्रोटीन युक्त सूक्ष्म जीव को खा जाती हैं या नष्ट कर देती हैं। इसलिए इन्हें भक्षाणु कोशिका भी कहा जाता है। जैसे मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल, उनका कार्य यही है कि पूरक तंत्र के अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं वो उस सूक्ष्म जीव के चारों ओर लिपट जाते हैं, एक आवरण बना लेते हैं, और भक्षाणु जो कोशिका है उस प्रोटीन की ओर आकर्षित होती है और उस प्रोटीन को नष्ट कर देती है जिसके अंदर सूक्ष्म जीव घिरा हुआ रहता है। ओके गाइस, अगली बात कर रहे हैं भक्षाणु अवरोधक की। तीसरा पॉइंट है, पहला शारीरिक अवरोधक हो गया, दूसरा पूरक तंत्र हो गया, अब तीसरा है भक्षाणु अवरोधक। भक्षाणु से हमें समझ में आ रहा है कि इसमें मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स होंगी। भक्षाणु अवरोधक या भक्षाणु अवरोध। भक्षाणु का मतलब कि मानव शरीर में अनेक प्रकार की भक्षाणु कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। जैसे मैंने भी कहा आपको, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल आदि जो कोशिकाएं हैं भक्षाणु प्रकार की होती है, यानी कि जीवाणुओं को नष्ट करने वाली कोशिकाएं होती हैं। इनमें होगा क्या, देखिए भक्षाणु अवरोध के अंदर गाइस ध्यान से सुनना कि मानव शरीर में विभिन्न प्रकार की भक्षाणु कोशिकाएं उपस्थित होती हैं जो रोगाणुओं से लड़कर उन्हें नष्ट कर देती हैं, ठीक है, वो भक्षाणु अवरोध का कार्य करती हैं। जैसे मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल आदि जो कोशिकाएं हैं वो जीवाणुओं या रोगाणुओं से लड़कर उन्हें नष्ट करके खा जाती हैं। ये भक्षाणु अवरोधक हो गया तीसरा अवरोधक। चौथे अवरोधक की बात करते हैं हम, प्रधा अवरोधक। चौथा अवरोधक है प्रधा अवरोधक, यानी प्रधा अवरोध। प्राकृतिक प्रतिरक्षा में हमने 4 अवरोध देखे थे। पहला शारीरिक अवरोध था, दूसरा पूरक तंत्र था, तीसरा भक्षाणु अवरोध है और चौथा है प्रधा अवरोध। हम प्राकृतिक प्रतिरक्षा पढ़ रहे हैं और इसमें होगा क्या कि प्रधा अवरोध के अंदर जैसे ही कोई बाह्य रोग कारक, जैसे ही कोई बाह्य रोग कारक शरीर में प्रवेश करता है तो संक्रमित कोशिकाएं हिस्टामीन का स्रावन करती हैं, हिस्टामीन का स्रावन करती हैं। गाइस, प्रधा अवरोध में हमने ये जाना है कि जैसे ही कोई बाह्य कारक हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमारी कोशिकाएं उस रोगाणु से संक्रमित हो जाती हैं और संक्रमित होने के बाद हिस्टामीन का स्रावन करती हैं। हिस्टामीन एक प्रोटीन है। मैंने क्या कहा कि जैसे ही कोई बाह्य रोग शरीर में प्रवेश करता है तो संक्रमित कोशिकाएं हिस्टामीन प्रोटीन का स्रावन करती हैं और ये प्रोटीन अन्य
संक्रमित होने से बचाता है, संक्रमित होने से बचाता है। कैसे, देखिए जरा, जैसे ही कोई रोग कारक हमारे शरीर में प्रवेश करेगा, प्रवेश करते ही वो उस जगह की कोशिकाएं संक्रमित हो जाएंगी और संक्रमित होने के बाद में वो हिस्टामिन नामक प्रोटीन का स्रावण करेंगी और वो हिस्टामिन प्रोटीन्स जो है अन्य कोशिकाओं को संक्रमित होने से बचा लेगा और साथ में उसी सूक्ष्म जीव रोगाणु के चारों ओर प्रोटीन का आवरण बनाता रहेगा, जिससे जो भक्षाणु कोशिकाएं हैं उस प्रोटीन की ओर आकर्षित होंगी और उस जीवाणु को प्रोटीन सहित खा जाएंगी। इसलिए प्रदाह अवरोध के अंदर हमने क्या देखा कि जैसे ही कोई बाह्य कारक हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो संक्रमित कोशिकाएं हिस्टामिन प्रोटीन का स्रावण करती हैं और यही हिस्टामिन प्रोटीन अन्य कोशिकाओं को संक्रमित होने से बचाता है। क्लियर हो गया गाइस? और जैसे ही ये हिस्टामिन प्रोटीन अन्य कोशिकाओं को संक्रमित होने से बचाता है, उसके तुरंत साथ में जो भक्षाणु कोशिकाएं हैं वो उस जीवाणु को नष्ट करने का कार्य कर देती हैं। इसलिए प्रदाह अवरोध में हमने क्या देखा कि जैसे कोई बाह्य कारक या जीवाणु हमारे शरीर में प्रवेश करा, कोशिकाएं संक्रमित हुई, संक्रमित कोशिकाएं एक हिस्टामिन नामक प्रोटीन का स्रावण करेंगी और वो हिस्टामिन प्रोटीन जो है अन्य कोशिकाओं को संक्रमित होने से बचाता है। यानी कि जो सूक्ष्म जीव है, हानिकारक जो रोगाणु है, उसके चारों ओर एक प्रोटीन का आवरण बना देती है और उस प्रोटीन के आवरण को देखकर जो भक्षाणु कोशिकाएं हैं वो अटैक करती है उस सूक्ष्म जीव के ऊपर, उसे और वहां पर वो उसे नष्ट कर देती हैं। तो गाइस, आज हमने प्रतिरक्षा के अंदर प्राकृतिक प्रतिरक्षा पढ़ी और प्राकृतिक प्रतिरक्षा जो है माता पिता से डायरेक्टली संतति में आती है, जिसे जन्मजात या बकवास या अपशिष्ट प्रतिरक्षा कहा जाता है। प्राकृतिक प्रतिरक्षा जो है उसके प्राकृतिक अवरोधक थे शारीरिक स्राव, पूरक तंत्र, भक्षाणु अवरोध और प्रदाह अवरोध। आज हमने प्राकृतिक प्रतिरक्षा के बारे में बात करी है। गाइस, धन्यवाद।